गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स हमने कल पालमपुर में जो मल्टी क्रॉपिंग थी वो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से उन्होंने अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया था। तो उन्होंने अपने एक तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से और एक मल्टीपल क्रॉपिंग से उन्होंने अपना क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये आपके लिए सेल्फ असेसमेंट है, ये आप खुद ही करोगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड और मल्टीपल क्रॉपिंग में मेन डिफरेंस क्या है। Following table shows that production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful for both the crops? Discuss. तो इसमें इस टेबल में हमें पल्सेस की प्रोडक्शन और वीट की प्रोडक्शन बताई गई है, यहाँ पर दिखाया है, इन्होंने शो किया हुआ है। तो आप बताओगे कि जो इनकी इक्वल प्रोडक्शन थी जो कि टन्स में है, क्या वो उनकी प्रोडक्शन इक्वल रही है या नहीं रही है, यानी कि किसकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई है, किसका प्रोडक्शन बढ़ा है, पल्सेस का या वीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब इसमें बताएं कि हम कौन सी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर करेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। आपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड पढ़ लिए हैं और आपने जो है कैपिटल वर्किंग कैपिटल भी पढ़े हैं। तो वर्किंग कैपिटल कौन कौन से होते हैं ये आप इसमें बताओगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश दैन बिफोर। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है, जो फार्मर है वो स्टार्ट करता है अपने कैश से मोर कैश दैन बिफोर। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें ये जो दिया हुआ है, इसमें ये जो हमें टेबल दी है इससे हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कितना है और प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना है। तो देखिए 1965 टू 66 में प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, इसमें 10 मिलियन टन्स है, तो इसमें सेम ही है, वीट भी सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए 70s में 12, 24, फिर 11, 36। तो हम क्या देखते हैं, जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें ज़्यादा जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस में आया था, खेती में। जो हमने वीट से जो चावल और जो गेहूं की खेती की थी उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ही इसमें चेंजेस आए, इसलिए जो ज़्यादा प्रोडक्शन था वो इसके अंदर ही आया है, किसके अंदर, वीट प्रोडक्शन में। तो ये वीट प्रोडक्शन में क्यों आया है, क्यों हमने HYV जो सीड्स होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स, उनका यूज़ किया था। तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन पर अफेक्ट पड़ा। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन। क्या कोई भी लैंड सस्टेन हो सकती है, स्थिर रह सकती है, तो कैसे होगी देखते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, आपको पता है कि जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, यानी हमें इसको आगे तक संभाल के रखना है और इसको हमें केयरफुली यूज़ करना है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। साइंटिफिक रिपोर्ट ने ये इंडिकेट किया है कि हमारे जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो ओवर यूज़ करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे जो पुराने तरीके हैं उसमें क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते थे, जैसे कि काउ डंग एट्सेट्रा। लेकिन मॉडर्न
फार्मिंग है उसमें हमने क्या किया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ किया है लोगों ने, ठीक है, और जिससे कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो जाती है। आल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। और इस तरह से अगर हम कंटिन्यूसली ट्यूबवेल जो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ट्यूबवेल में तो ग्राउंड वाटर ही आता है, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिप्लीट होने लग जाता है, वो भी कम होने लग जाता है। तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। तो एनवायरमेंट रिसोर्सेज जैसे कि हमारे सॉइल फर्टिलिटी है और ग्राउंड वाटर है, ये कई सालों में बनते हैं। वंस डिस्ट्रॉय इट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो इनको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको हमें बचा कर रखना है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें इनकी केयर के लिए अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी वो कम ना हो। अब जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होता है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं विच डिज़ोल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। उसमें मिनरल्स होते हैं जो कि इमीडिएटली प्लांट्स को मिल जाते हैं, बट दीज मे नॉट बी रिटेन इन सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन ये सॉइल को ज़्यादा समय तक उपजाऊ बनाकर नहीं रख सकते हैं। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। तो ये क्या करते हैं, जब ये सॉइल में पहुंचते हैं ये सारे केमिकल फर्टिलाइज़र, तो ये ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं, रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं और लेक्स को करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो मार देते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। और इस तरह से कुछ समय के बाद कुछ आपको पता होगा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, लेकिन जैसे जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये बैक्टीरिया को मार देते हैं और जो हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी उसकी लॉस हो जाती है। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। यानी पंजाब में केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र है लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है। और लगातार इस केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से सॉइल जो है वो डिग्रेड होने लगी, सॉइल की जो कमी होने लगी, यानी उसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लगी। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट टू अचीव सेम प्रोडक्शन लेवल। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या है कि जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो फोर्स करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। और इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत तेज़ गति से राइज होने लगी, बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर विलेज में वो कैसा है, यानी जो लैंड है कितने लोगों के पास कितनी लैंड है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन इन पालमपुर। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जो लोग नॉट ऑल पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं है, उनके पास सफिशेंट लैंड है कल्टीवेशन के लिए। अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज़, यानी 450 फैमिलीज़ है उनका 1/3 हो गया 150 फैमिलीज़। 450 फैमिलीज़ आर लैंडलेस, दैट इज़ 150 फैमिलीज़, यानी जो उसमें से 150 फैमिली हैं
उनमें वो लैंडलेस हैं। मोस्ट ऑफ दैम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, और उसमें से बहुत से दलित हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, जिसकी खुद की ज़मीन है, 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर इन साइज। उसमें 240 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर, और इस प्लॉट में क्या करते हैं कि वो इतनी खेती नहीं कर पाते कि उनके लिए वो फैमिली के लिए पूरा हो पाए, यानी इतनी भी प्रोडक्शन उसमें नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।